एवरीवन एंड वेलकम टू सीबीएल। आज हम बात करने वाले हैं अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लेक्चर में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में। सो बिफोर स्टार्टिंग विद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आई मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब अगर मैं इंटेलेक्चुअल की बात कर रही हूँ दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्रेन एंड माई इंटेलेक्ट, माई नॉलेज. Right. So intellect property is that property which is actually the creation of one's mind. It can be any invention, कोई नई चीज इन्वेंशन है, कोई मॉडल है, कोई प्रोसेस है, या फिर कोई लिटरेरी वर्क, कोई पोम या कोई ऐसी चीज जो पहले ना सुनी देखी गई हो. So that is one's intellect's property. अब इंटेलेक्ट प्रॉपर्टी के लिए इंटेलेक्ट प्रॉपर्टी राइट्स की जरूरत है. सो ध्यान रखिए, इंटेलेक्ट प्रॉपर्टी रेफर्स टू द क्रिएशन ऑफ वंस माइंड. सो कोई भी ऐसी क्रिएशन जो किसी के माइंड की नई नोवल इनोवेशन है, दैट इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. इट माइट इंक्लूड एनी इन्वेंशन, एनी इंडस्ट्रियल डिजाइन, सम आर्टिकल और सम लिटरेरी वर्क. और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा हिस्ट्री में. सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की नीड अगर मैं मॉडर्न एरा की बात करूं तो पहली बार अराइज हुई इन 1873, जहां पर कुछ फॉरेन एग्जिबिटर्स ने वियना की एग्जीबिशन में जाने से मना कर दिया और दे फियर्ड दैट देयर इन्वेंशंस और देयर इनोवेशंस माइट बी कॉपीड बाय अदर कंट्रीज. सो यहाँ पर एक सोच आई कि हाउ टू डील विद दिस इशू, और पहली बार इन 1883 पेरिस कन्वेंशन आया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी. राइट, थोड़ी सी डिटेल में इसे पढ़ेंगे बट अभी आगे चलेंगे. सो 1883 में पहली बार पेरिस कन्वेंशन आया जहां पर इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचा गया. Then in 1886 it was Berne Convention जिसने प्रोटेक्शन दी, राइट्स दी टू कंट्रोल द लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स. अब इन दोनों के बाद इन दोनों कन्वेंशंस ने एक स्टेज सेट कर दिया ताकि हम मेंबर्स को इंक्लूड करें और कुछ मीटिंग्स हो, कुछ डिसाइड हो कि आगे कैसे चलना है. सो इन 1893 विद द जॉइंट एफर्ट ऑफ दीज कन्वेंशंस वाज फॉर्म्ड यूनाइटेड इंटरनेशनल ब्यूरोज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जिसे हम बर्पी के नाम से जानते हैं. एंड इट वॉज फर्दर चेंज्ड टू व्हाट वी नाउ call as WIPO, WIPO, that is World Intellectual Property Organization. So this is regarding the history how intellectual property rights came into being. Right, I switch over to पेरिस कन्वेंशन. सो पेरिस कन्वेंशन जैसा कि मैंने कहा साइंड इन पेरिस इन 1883, जहां पर पहली ऐसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रीटी थी जहां पर प्रोटेक्ट किया गया इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी को. इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की अगर बात करें, ट्रेडमार्क्स, इंडस्ट्रियल डिजाइन्स, कुछ और सर्विस मार्क्स, नेम्स, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, ये सब इंक्लूड किए गए इस पेरिस कन्वेंशन में. और साथ ही साथ अगर पेरिस कन्वेंशन की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडस्ट्री के अलावा अगर लिटरेरी वर्क्स की बात करें तो वहाँ पर इंपॉर्टेंस दी जाती है बर्न कन्वेंशन को इन 1886, जिसने ये सभी राइट्स कहाँ तक पहुँचाए, टू द आर्टिस्टिक वर्क्स, लिटरेरी वर्क्स, म्यूजिशियंस, पेंटिंग्स. सो अगर उनकी कुछ इनोवेशन है तो उसे भी वही प्रोटेक्टिव राइट्स मिलने चाहिए. और इन दोनों के बाद आया BIRPI, बर्पी, जिसे आज हम मॉडिफाइड फॉर्म में जानते हैं बाय द नेम WIPO, दैट इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन. वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वाज सेट अप इन 1970, हेडक्वार्टर्स इन जिनीवा, और 1974 में ये बन गई यूनाइटेड नेशन की सेल्फ फंडिंग एजेंसी which serves the intellectual property services and provides information and decides all the policies. Right. So
इसके मेंबर्स 189 इंक्लूडिंग इंडिया एज वेल। और इसका बेसिक मकसद क्या था? बेसिक मकसद ये था कि इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम को एक सपल और अडैप्टेबल टूल की तरह यूज किया जाए। यानी कि अगर कोई इनोवेशन है, कुछ नोवल आइडिया है, तो उसे प्रोटेक्ट भी किया जाए और साथ ही साथ ये भी इंश्योर किया जाए मोनोपोली के साथ साथ कि ये सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करे, राइट। तो ऐसी पॉलिसी बनाई गई जहां पर ह्यूमन वेलफेयर के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यूज किया जाए। ये काम है वाइपो का, right? So it basically ensures that IP system remains a supple and adaptable tool for prosperity and well-being of humankind, ताकि आज की जनरेशन और आने वाली जनरेशन्स भी उन नोवल आइडियाज का फायदा उठा सकें। एंड साथ ही साथ इंटरनेशनल प्रोटेक्शन की वजह से क्रिएटिविटी को एक बूम मिले, राइट। सो दिस इज बेसिक आइडिया बिहाइंड वाइपो। अब मैं बात करूंगी ट्रिप्स की। ये एक ऐसा अग्रीमेंट है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी कि यहाँ पर हम ट्रेड की बात करेंगे। और ये इन्फोर्स करता है कि हर गवर्नमेंट, जो भी वाइपो के मेंबर्स हैं, उनकी गवर्नमेंट्स इंश्योर करें कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स को शेयर भी किया जाए और प्रोटेक्ट भी किया जाए। जैसा कि मैंने कहा, सोशल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए अगर कोई नोवल आइडिया है, कोई नोवल मॉडल है, सो दैट शुड नॉट रिमेन रिस्ट्रिक्टेड टू वन कंट्री, right? So the TRIPS agreement has one major general objective, that is intellectual property protection should contribute to technical innovation and the transfer of technology, so that किसी भी कंट्री का अपना इकोनॉमिक बेनिफिट हो और साथ ही साथ ह्यूमन काइंड का बेनिफिट भी हो। And all the nations who are members of TRIPS, they have to comply by the rules, right? इसके बाद मैं बात करूंगी need for protection of IP. I told you the history, but why is there a need to protect the intellectual property? जस्ट लाइक एनी अदर प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये एक इंश्योर करता है, एक सेफ्टी देता है क्रिएटर को, और इस सेफ्टी के साथ आती है क्रिएटिविटी। अगर लीगल प्रोटेक्शन मिले तो इट इंश्योर्स द क्रिएटिविटी। इनोवेटिव माइंड्स को एक मोटिवेशन है टू थिंक बियॉन्ड देयर लिमिट्स, टू एक्सटेंड देयर लिमिट्स, राइट। सो क्रिएटिविटी को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, लीगल प्रोटेक्शन दी जा रही है। साथ ही साथ अगर क्रिएटिविटी है, इनोवेशन है, तो वहाँ पर होगी ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, न्यू इंडस्ट्रीज वुड बी सेटअप। अगर कोई न्यू टेक्नोलॉजी है, उससे रिलेटेड बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी। सो इकोनॉमिक ग्रोथ भी इम्पॉर्टेंट है। इंटेलेक्चुअल थॉट्स को एक नया रिजीम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो टू प्रोटेक्ट द इंटेलेक्चुअल राइट्स ऑफ द क्रिएटर सो दैट नोबडी एल्स कैन टेक द अनड्यू एडवांटेज ऑफ दैट पर्टिकुलर इनोवेशन। ये ज़रूरत है IP सिस्टम की, right? That's why there is IP system, that is intellectual property rights हैं, right? अब मैं बात करूंगी categories of intellectual properties. Intellectual properties हमें पता चल गया, creation of mind, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, कौन से राइट्स हैं? दे आर पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, इंडस्ट्रियल डिजाइंस, प्लांट वराइटीज, देन वी हैव गॉट कॉपीराइट्स, geographical indications, some layout or designs of integrated circuits, and confidential information as well. So these are all the categories of intellectual properties. One by one we'll discuss all of them. Let's start with patents. Now the patent word is very important, comes from a Latin word which means litera patentis, which means an open letter. So basically patent क्या है? Patent एक legal monopoly है,
यानी कि एक ऐसा एक्सक्लूसिव राइट दिया जाए इनोवेटर को, फिर चाहे वो एक इंडिविजुअल है या कोई फर्म है, उसकी इनोवेशन को लीगली प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और कोई भी इनोवेशन जो लीगल है, अगर आप पेटेंटेड है तो पेटेंट ओनर की कंसेंट के बिना उसे यूज़ नहीं किया जा सकता। So remember, a patent is a legal monopoly. It is an exclusive right granted for an invention, a product or a process. So product patent भी हो सकता है और process पेटेंट भी हो सकता है। सो प्रोडक्ट पेटेंट, इफ आई टेल यू, प्रोडक्ट पेटेंट वो है जहाँ पर एक फाइनल प्रोडक्ट जो है वो इनोवेटिव प्रोडक्ट है, न्यू प्रोडक्ट है। बट कई बार क्या है, कोई प्रोसेस को अगर न्यू है, नोवल है, सो दैट कैन ऑल्सो बी पेटेंटेड। सो प्रोडक्ट पेटेंट एंड प्रोसेस पेटेंट, ये याद रखेंगे आप। सो इट प्रोवाइड्स अ न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग। पेटेंट किसे दिया जाएगा? एक नोवल वे, अ न्यू वे ऑफ डूइंग समथिंग दैट ऑफर्स अ न्यू टेक्निकल सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। और पेटेंट होने के बाद ये इंश्योर किया जाता है, ये पक्का हो जाता है कि वो पेटेंट कमर्शियली नहीं यूज़ किया जाएगा, कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, कैन नॉट बी सोल्ड, कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट द पेटेंट ओनर्स कंसेंट। जब तक उसकी कंसेंट नहीं होगी पेटेंट ओनर की, उस चीज़ के पेटेंट को, उस चीज़ को नहीं, उस आइडिया को, उस इन्वेंशन को यूज़, सोल्ड नहीं, सेल नहीं किया जा सकता। वंस द पेटेंट एक्सपायर्स, एक बार पेटेंट एक्सपायर हो गया, जनरली इट इज़ गिवन फॉर अ फिक्स पीरियड, दैट इज़ 20 ईयर्स, जनरली 20 ईयर्स के लिए दिया जाता है। एक बार ये पीरियड ओवर हो गया तो वो पेटेंट आ जाता है, that invention enters into a public domain। जो न्यू इन्वेंशन है वो पब्लिक डोमेन में है, यानी कि अब उसके ऊपर पेटेंट ओनर जो पहले था उसका कोई कंट्रोल नहीं है। दिस इज नाउ ओपन टू द पब्लिक। उसे यूज़ किया जा सकता है, उस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा सकता है, उस इन्वेंशन को यूज़ किया जा सकता है फॉर कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, राइट। कोई भी उसको कमर्शियली एक्सप्लॉयट कर सकता है। This is the basic definition of a patent. Patent, as I told you, किसी भी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी पर हो सकता है, जनरली 20 ईयर्स के लिए दिया जाता है। और इंडिया में पेटेंट एक्ट है 1970 पेटेंट एक्ट, which looks after this particular area. So in India the Patent Act 1970 deals with laws on patents। और इसके अलावा है हमारा Indian Patent Office, which is actually the Office of Controller General of Patents, Designs and Trademarks, known as Indian Patent Office, which is under the department, under the Ministry of Commerce and Industry। और ये एडमिनिस्टर करता है पेटेंट्स को, डिज़ाइंस को, ट्रेडमार्क्स को, राइट। सो ये छोटी सी बात है, याद रखेंगे आप। अब पेटेंट्स के बारे में बात करने से पहले हम ये ध्यान रखेंगे कि पेटेंट्स किस किस चीज़ को दिए जा सकते हैं। जैसे कि मैं अभी डिस्कस भी कर चुकी हूँ, कुछ बेसिक फंडाज हैं, बेसिक थिंग्स हैं विच आर टू बी, अगर पेटेंट अप्लाई करना है किसी ने तो उसका आइडिया नोवल होना चाहिए, राइट, न्यू होना चाहिए, और वो एक एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम या एग्जिस्टिंग किसी भी प्रॉब्लम को सोल्यूशन देता हो, या एक न्यू वे या प्रोसेस हो, राइट, एक एवरेज इंसान की नॉलेज से परे हो, राइट, थोड़ा सा परे हो, ताकि वो एक न्यू और नोवल आइडिया हो। दैट इज वाई इट कैन ओनली बी पेटेंटेड। एग्जिस्टिंग नॉलेज को मॉडिफाई करके पेटेंट नहीं लिया जा सकता, राइट। तो सो इट कैन बी अ प्रोडक्ट पेटेंट, इट कैन बी अ प्रोसेस पेटेंट, बट इट हैज़ टू बी नोवल, राइट। आई मूव ऑन टू पेटेंट एवरग्रीनिंग, अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ये याद रखेंगे। सो पेटेंट एवरग्रीनिंग क्या है? It generally refers to a strategy of obtaining multiple patents that cover the different aspects of the same product। टिपिकली हम क्या करें, एक प्रोडक्ट बना लिया, उसे इम्प्रूव करके बार बार पेटेंट को एक्सटेंड कराया जाए, राइट। जैसा मैंने कहा 20 ईयर्स के लिए पेटेंट दिया गया है, सो अगर दोबारा पेटेंट हो गए, रिवाइज करा लिया जाए थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ, फिर
टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, 20 ईयर्स और बढ़ गए, तो वो पेटेंट कभी, वो इनोवेशन, वो इन्वेंशन कभी पब्लिक डोमेन में आ ही नहीं पाएगी. सो दिस इज कॉल्ड एज पेटेंट एवरग्रीनिंग या एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स. बार बार पेटेंट लेना, मल्टीपल पेटेंट लेना, जस्ट बाय मॉडिफाइंग अ लिटिल एस्पेक्ट ऑफ द सेम प्रोडक्ट. जनरली ये हर इंडस्ट्री में किया जाता है, बट इट इज़ वेल मार्क्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, राइट. सो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या किया जाता है, वंस ए ड्रग इज फॉर्म्ड, ओरिजिनल ड्रग ली, बन गई, ठीक, उसे पेटेंट करा लिया गया फॉर 20 ईयर्स. कुछ थोड़ा सा मॉडिफाई किया, न्यू डोजेज बना ली, सो अगेन उस पेटेंट को रिवाइज करा लिया गया, नया पेटेंट ले लिया गया फॉर अनदर 20 ईयर्स. अगेन आफ्टर द बिफोर द एंडिंग ऑफ दैट पेटेंट फिर से कुछ चेंज किया गया, कुछ फॉर्मूला में चेंज आ गया, तो एडिशनल पेटेंट मिल जाएगा फॉर अनदर 20 ईयर्स. सो दिस कंटिन्यूज. और इससे नुकसान क्या होगा, जेनेरिक मेडिसिन नहीं बन पाएंगी जो कि मोर अफोर्डेबल होंगी. सो एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स इज नॉट अलाउड, राइट. The Section 3D of Indian Patent Act 1970 does not allow patents to be granted to inventions of a new form or use of a known substance. अगर एक known substance है, उसी के physical modification करके new patent लेना is not allowed. Evergreening of patents is not allowed. और इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है ऑफ द नोवार्टिस ड्रग ग्लाइवेक. So let's look into this issue. This is an issue of Novartis pharmaceutical company which had made a drug to treat leukemia. ब्लड कैंसर को ट्रीट करने के लिए 1993 में उनकी एक ड्रग थी. सो उसे थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया एंड दैट ड्रग वॉज लॉन्च विद द नेम ग्लाइवेक, राइट. और ग्लाइवेक क्या थी, इट वॉज जस्ट अ मॉडिफिकेशन ऑफ देयर इनिशियल, अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ देयर इनिशियल ड्रग. अब इस ड्रग के लिए उन्होंने दोबारा पेटेंट लेना चाहा. सो इन 2005 व्हेन दे अप्लाइड फॉर पेटेंट, तो जितने भी कैंसर पेशेंट, जेनेरिक ड्रग मेकर्स की एसोसिएशन थी और कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन ने इनके अगेंस्ट केस कर दिया एंड दे ट्राइड कि इन्हें दोबारा पेटेंट ना दिया जाए. क्यों? क्योंकि एक तो वो ड्रग बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, लेस अफोर्डेबल है. सो अगर इनका पेटेंट रिवाइज हो जाएगा सो जेनेरिक ड्रग अवेलेबल नहीं हो पाएगी. सो अफोर्डेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए ये केस कर दिया गया, ठीक. बट नोवार्टिस ने क्या किया, नोवार्टिस ने भी इसके लिए फाइट किया एंड दे फाइल्ड 2 केसेस इन मद्रास हाई कोर्ट इन 2006. और कहा ये कि ये जो रूल है, जो नया केस डाला गया है, दैट इज अगेंस्ट, दैट इज नॉट अ कंप्लायंट ऑफ ट्रिप्स. सो ट्रिप्स के रूल के अकॉर्डिंगली ये सही नहीं है. वी शुड बी गिवन द पेटेंट फॉर दिस ड्रग, राइट. बट ग्लाइवेक ड्रग जो कि एफिकेसी में उतनी बेटर थी या नहीं थी, बट इट वॉज जस्ट अ फिजिकल, इम्प्रूव्ड फिजिकल वर्जन ऑफ द ओरिजिनल ड्रग. सो द केस वॉज ट्रांसफर्ड टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपिलेट बोर्ड और उसने रूल आउट किया कि पेटेंट नहीं प्रोवाइड होगा. नोवार्टिस देन अप्रोच्ड सुप्रीम कोर्ट. उसने चैलेंज किया सेक्शन 3D को ऑफ दिस आर पेटेंट एक्ट 1970. उस 3D सेक्शन को चैलेंज किया कि ये नहीं कंप्लायंट है टू द ट्रिप्स. बट they lost the case on the grounds कि this is not something innovative, it is just the improved version and that too not as far as this efficacy of the medicine is concerned. उतनी efficacy improve नहीं हुई, physical features improved हुए. So the patent was not extended. The court said कि aim हमारा इस system का है it is to provide the cheaper medicines to everyone. जहाँ 1 लाख पर मंथ की ये कॉस्ट कर रही थी दवाई टू द पेशेंट्स, वहीं पर जेनरिक ड्रग वर जस्ट ₹8,000 to 10,000 पर मंथ. सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस. अफोर्डेबिलिटी कम है ऑफ दिस ग्लाइवेक.
So the court said that the aim of patent system is to discourage the extension of patent after the expiration of patent term. So evergreening avoid की गई, what's not allowed, easy access दिया गया of this life saving drug, right? सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर ये कंक्लूजन, ये रिजल्ट जब आया इन 2013 ऑन 1 April, दैट प्रूव्ड वेरी फ्रूटफुल. इट वॉज अ वाइबल डिसीजन एज फार एज दिस ह्यूमन राइट्स वर कंसर्न्ड, राइट. इसी के साथ कुछ और केसेस भी हैं. फॉर एग्जाम्पल आई टेक वन मोर केस, दैट इज रोशेज पेगासस केस इन November 2012. सो दीज जेनेरिक ड्रग मैन्युफैक्चरर्स, यहाँ पर भी पेटेंट नहीं दिया गया. अगर हम बात करें इस ड्रग की, ये ड्रग है टू फाइट द हेपेटाइटिस सी एंड हेपेटाइटिस बी. उसे ट्रीट करने के लिए मेडिकेशन है जो कि असेंशियल मेडिसिन में इंक्लूड की जाती है, राइट. सो दिस रोशे फार्मास्यूटिकल कंपनी हैड ऑब्टेन्ड द पेटेंट इन इंडिया फ्रॉम इंडियन पेटेंट ऑफिस. ठीक, ट्रिप्स के सभी रूल्स को कंप्लाई करके इन्होंने पेटेंट ऑब्टेन किया. बट एज सुन एज दे ऑब्टेन द पेटेंट, देयर वर associations named as संकल्प रिहैबिलिटेशन ट्रस्ट इन मुंबई एंड वॉकहार्ट फार्मास्यूटिकल्स. उन्होंने इस पेटेंट को चैलेंज किया, राइट. सो जेनेरिक ड्रग बनाए जाने के लिए वॉकहार्ट एंड संकल्प चैलेंज्ड पेगासस मेडिसिन, ठीक है जी, जो कि हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी को ट्रीट करने के लिए. और उन्होंने बताया कि दिस इज नॉट समथिंग नोवल और न्यू, सो पेटेंट शुड नॉट बी रिन्यूड, इट शुड नॉट बी मेड एवरग्रीन. So very important as far as the human rights are concerned, and as far as the thing that the medication is more important, it should be affordable for the patients. So the IPAB took a decision in the favor of public health, and they introduced a cheaper copy of this drug in the medicine, in the market, right. So ये drug का cheaper version जेनेरिक मेडिसिन इंट्रोड्यूस किया गया और नाउ इट इज़ अफोर्डेबल फॉर एवरीवन. सो वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इस केस को, नोवार्टिस केस एंड देयर इज दिस रोशे पेगासस केस. पेगासस केस में हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट एंड नोवार्टिस केस में रिगार्डिंग द कैंसर ड्रग, राइट. नाउ आई कम ऑन टू another important topic, that is compulsory licensing. अब कंपल्सरी लाइसेंसिंग क्या है? कंपल्सरी लाइसेंसिंग पेटेंट के उल्टा है, यानी कि जहाँ पेटेंट प्रोटेक्ट करता है किसी न्यू इनोवेशन को, किसी न्यू नोवल आइडिया को, वहीं पर कंपल्सरी लाइसेंसिंग क्या कहती है? इट इज़ डिफाइंड व्हेन अ गवर्नमेंट अलाउज समवन एल्स to produce the patented product or a drug without the consent of patent owner. So ये एक flexibility है under the TRIPS, जहाँ पर पेटेंट ओनर की कंसेंट के बिना गवर्नमेंट किसी और कंपनी को ये अलाउ कर दे कि आप ये पेटेंट ड्रग या पेटेंट प्रोडक्ट को कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, राइट, या बना सकते हैं, बेच सकते हैं. सो कमर्शियल उसकी एक्सप्लॉयटेशन अलाउ कर दी जाए. और ये कंपल्सरी लाइसेंसिंग की जाती है ओनली वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड, वेयर देयर इज सम नेशनल इमरजेंसी, राइट. सो कंपल्सरी लाइसेंसिंग एज अपोजिट टू पेटेंट जहाँ प्रोटेक्ट करता है, पेटेंट की कंसेंट के, पेटेंट ओनर की कंसेंट के बिना उसका प्रोडक्ट या उसका इनोवेशन यूज़ नहीं किया जा सकता फॉर कमर्शियल पर्पसेस. यहीं पर कंपल्सरी लाइसेंसिंग ये कहती है कि अगर कोई ज़रूरत है, कोई नेशनल इमरजेंसी है या पब्लिक हेल्थ की बात आ जाती है, तो वहाँ पर कंपल्सरी लाइसेंस दिया जा सकता है, राइट. तो इन इंडियाज़ फर्स्ट कंपल्सरी लाइसेंस ऑफ पेटेंट्स दिया गया नैटको फार्मास्यूटिकल्स को, राइट. वेयर इन्होंने क्या किया, बेयर कॉरपोरेशन को पेटेंट के लिए अलाउ करने के लिए परमिशन मांगी, राइट. सो बेयर इज़ अ फार्मास्यूटिकल कंपनी, इट इज़ एन इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग
फर्म जिन्होंने ड्रग इन्वेंट की फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लिवर एंड किडनी कैंसर. Sorafem, which is a drug for treating the liver and kidney cancer. Natco Pharmaceuticals requested Bayer Pharmaceuticals for providing them a voluntary license, but they refused. Right? So when Bayer denied their request, Natco filed a complaint for an application for this compulsory license. Compulsory license की उन्होंने application दी and then it was allowed. राइट. सो कंपल्सरी लाइसेंसिंग याद रखेंगे, इट्स अ मॉडिफिकेशन अंडर द ट्रिप्स एंड ये काम करता है पेटेंट के बिल्कुल ऑपोजिट. राइट. जहाँ पेटेंट प्रोटेक्ट करेगा, कंपल्सरी लाइसेंसिंग मेक्स श्योर दैट एनी इनोवेशन विच इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर द पब्लिक एंड देयर सम सॉर्ट ऑफ इमरजेंसी, तो कंपल्सरी लाइसेंस दिया जा सकता है जहाँ पर पेटेंट ओनर के कंसेंट की ज़रूरत नहीं है to use the patent, right, to use the new innovative technology or a product. Then I talk about copyrights. अगर हम patents के बाद बात करें तो हम बात करेंगे copyrights की. Copyrights law grants authors, include करेगा सभी literary aspects को, artists, creators, some painters, sculptors, etc. So सारे literary artistic creations को प्रोटेक्ट करने के लिए है हमारे पास कॉपीराइट, चाहे वो नॉवेल्स हो, पोम्स हो, प्लेज, एडवर्टाइजमेंट्स, कॉम्पोजिशंस एंड व्हाट नॉट. सो इट इज गवर्न्ड बाय कॉपीराइट्स एक्ट 1957 विच इज अमेंडेड इन 2012. सो ये आप याद रखेंगे कि जब हम लिटरेरी वर्क्स की बात करेंगे सो वी टॉक अबाउट द कॉपीराइट्स. ठीक है, कॉपीराइट्स लेनी पड़ती हैं. अब कॉपीराइट्स क्या इंश्योर करती हैं कि कॉपीराइट होल्डर की मर्जी के बिना किसी भी तरह की उसके वर्क की रिप्रोडक्शन नहीं की जा सकती. सो द राइट होल्डर्स ऑफ अ वर्क कैन ऑथोराइज और प्रोहिबिट. वो ऑथोराइज कर भी सकता है और प्रोहिबिट भी कर सकता है. एंड वी आर वेल अवेयर, अगर किसी ने नॉवल लिखा है, कुछ समवन वांट्स टू मेक अ मूवी ऑफ दैट नॉवल, सो कॉपीराइट होल्डर जो है उससे परमिशन लेनी पड़ेगी. सो इसके कुछ फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स भी हैं, फाइनेंशियल राइट होल्डर्स भी हैं जो कि कुछ टाइम तक, कुछ टेन्योर तक उस अपने कॉपीराइट देने के बाद उसका फाइनेंशियल फ़ायदा उठा सकते हैं. ठीक है जी. सो अपने प्रोडक्ट का फाइनेंशियल फ़ायदा भी उठा सकते हैं एंड टू द हेयर्स ऑफ द कॉपीराइट होल्डर्स उन्हें भी इसका बेनिफिट मिलता है, बट टू अ लिमिटेड पीरियड ओनली, फॉर अ लिमिटेड पीरियड ओनली. सो ये कॉपीराइट होल्डर डिसाइड करेगा किसी को ऑथोराइज करना है या मना करना है फॉर रिप्रोडक्शन इन ऑल फॉर्म्स. राइट. कोई पब्लिक परफॉर्मेंस या कम्युनिकेशन करनी है, सो कॉपीराइट होल्डर जो है उसकी परमिशन होना बहुत ज़रूरी है. ब्रॉडकास्टिंग करना है, ट्रांसलेशन करना है एंड अडेप्टिंग इट टू सम न्यू फॉर्मेट, तो वो भी ज़रूरी है. राइट. सो वो भी कॉपीराइट होल्डर की मर्जी के बिना नहीं किया जा सकता. अब साथ ही साथ वाइपो क्या कह रहा है कि अगर हम बात करें साइबर स्पेस की, सो वहाँ पर भी कॉपीराइट का होना ज़रूरी है. सो वाइपो इज़ फुली इन्वॉल्व इन ऑनगोइंग इंटरैक्शंस जहाँ पे वो न्यू स्टैंडर्ड सेट करेंगे फॉर कॉपीराइट प्रोटेक्शन इन साइबर स्पेस. और इसके लिए है हमारे पास वाइपो कॉपीराइट ट्रीटी and WIPO Performances and Phonograms Treaty known as the Internet Treaties. So ये दो treaties जो हैं ये involved हैं ताकि इंटरनेट पर, साइबर स्पेस पर जो भी मटेरियल इन्वॉल्व है वो भी प्रोटेक्टेड रहे टू द कॉपीराइट ओनर. राइट. सो दिस इज अबाउट कॉपीराइट्स जहाँ पे लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क्स, पेंटिंग, स्कल्प्टर्स, पोम्स, प्लेज, नॉवेल्स, ये सब को प्रोटेक्ट किया जाता है. राइट. सो इसके बाद हम बात करने वाले हैं मार्केस ट्रीटी की. यहाँ मार्केस ट्रीटी की इंपॉर्टेंस ये है कि कुछ ऐसी बुक्स हैं जो कि रिटन वर्क है, लिटरेरी वर्क है, जो कि इम्पॉर्टेंट है फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड पीपल. सो मार्केस ट्रीटी वॉज साइंड इन 2013 and came into force in 2016. ये क्या मेक श्योर करती है? It makes the production and international transfer of specially adapted books for people with blindness or some visual impairment. उसे easy बनाने के लिए है मार्केस ट्रीटी.
सो एज आई सेड, जैसे हमने अपना लेक्चर शुरू किया था तो बात की थी कि कोई भी इम्पॉर्टेंट इनोवेशन है या नई चीज़ है, सो वो ह्यूमन काइंड के लिए बेनिफिशियल होनी चाहिए। कहाँ अलाउ करना है, कहाँ ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज ज़रूरी है। सो दिस मार्केट ट्रीटी मेक्स श्योर कि विजुअली इम्पेयर्ड लोगों तक इम्पॉर्टेंट बुक्स, इम्पॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स पहुँच पाएँ। सो लेट्स मूव अहेड एंड नाउ वील बी टॉकिंग अबाउट ट्रेडमार्क। Now, what is actually a trademark? Trademark क्या है? A trademark is a distinctive sign that identifies certain goods or services produced or provided by an individual or a company. So, trademarks कोई बहुत नई चीज़ नहीं है हमारे लिए। बहुत सिंपल सी बात है, आप सब लोगों ने अपने आसपास जो भी हम प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं डेली लाइफ में, वी आर वेल अवेयर ऑफ द डिफरेंट ट्रेडमार्क्स यूज्ड बाय डिफरेंट कंपनीज। ये कुछ सिंबल्स भी हो सकते हैं, कुछ रिटन कंटेंट भी हो सकता है, राइट। अगर आप में से बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि रोड पर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो दूर से हमें पता चल जाता है कि मैकडॉनल्ड्स आने वाला है, बाय सीइंग दिस एम एंड वी नो कि हाँ भाई यहाँ हमें रुकना है और हमें बर्गर लेना है, राइट। इवन अ स्मॉल किड नोज, उसे नहीं मालूम कि ये मैकडॉनल्ड्स का ट्रेडमार्क है, बट उसे रिकॉग्निशन है कि यहाँ से मुझे बर्गर मिल सकता है, राइट। सो ट्रेडमार्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंपनी, लेट इट बी एनी बिग कंपनी जस्ट लाइक एप्पल और एनी कंपनी। ट्रेडमार्क बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक कंपनी को पब्लिक के बीच में एस्टैब्लिश करने में। लेटर एक कंपनी अपने ट्रेडमार्क से ही पहचानी जाती है, तो इसे प्रोटेक्ट करना ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट हो जाता है, राइट। सो ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन एंश्योर्स कि जिस कंपनी का वो ट्रेडमार्क है वो ही इसे यूज कर पाए और कोई भी फेक कंपनी, सब स्टैंडर्ड कंपनी उसे कॉपी ना कर पाए, राइट। सो इट एंश्योर्स दैट द कंपनी हैज द एक्सक्लूसिव राइट टू यूज देम एंड टू आइडेंटिफाई गुड्स एंड सर्विसेज। इफ आई गो टू अ मार्केट एंड आई वांट कि मुझे ये वाली कंपनी का ही चाहिए, आई कैन इजिली रिकॉग्नाइज द प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ द ट्रेडमार्क, राइट। ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन ऑल्सो हिंडर्स द एफर्ट्स ऑफ अनफेयर कॉम्पिटिटर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, अनफेयर कॉम्पिटिटर्स से बचाने के लिए भी ट्रेडमार्क को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, राइट। कोई भी सब स्टैंडर्ड कंपनी इन ट्रेडमार्क्स को यूज़ ना कर पाए, दिस इज एंश्योर्ड यूज बाय यूजिंग द दीज IPR राइट्स, राइट। सो अगर हम ट्रेडमार्क की बात करें, ट्रेडमार्क बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडिया में ये गवर्न किया जाता है बाय द ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999। So please remember that trademarks in India are governed by Trademarks Act 1999 and it is administered by the Controller General of Patents, Designs and Trademarks, which is a government agency which reports to the departments for promotion of industry and internal trade, that is DPIIT। ये तो आपको याद रखना ही है क्योंकि ये एक नोडल एजेंसी है, राइट, जिसे सभी ट्रेडमार्क्स पेटेंट्स रिपोर्ट करते हैं अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सो प्लीज रिमेंबर DPIIT इज अ नोडल एजेंसी, ठीक जी। और ट्रेडमार्क्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट है ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999, राइट। ट्रेडमार्क्स के बाद हम आते हैं सर्टिफिकेशन मार्क्स में। ये भी सॉर्ट ऑफ क्या है, ट्रेडमार्क्स है। अब कुछ स्पेसिफाइड सर्टिफिकेशन मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं। कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो अपने सेट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली किसी भी कंपनी को सर्टिफिकेशन मार्क दे सकते हैं। ऑल ऑफ अस आर वेल अवेयर ऑफ ISO 9000, राइट। या मैं कुछ इको लेबल्स की बात करूं, अब अगर एक सिंपल एग्जांपल लेना चाहें, इफ़ वी बाय अ कार, या हमारे पास कार है तो उसके ऊपर लिखा होता है भारत स्टेज 6 BS6। सो भारत स्टेज क्या है, ये एक सर्टिफिकेशन मार्क है जो उस ऑटोमोबाइल कंपनी को दिया जा रहा है क्योंकि उसने भारत स्टेज के सेट स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया। इट इज इन कंप्लायंस विद द सेट स्टैंडर्ड्स गिवन बाय दीज सर्टिफिकेशन मार्क्स, राइट। सो सर्टिफिकेशन मार्क्स आर गिवन फॉर कंप्लायंस विद डिफाइंड स्टैंडर्ड्स बट आर नॉट कन्फाइंड टू एनी मेंबरशिप। अगर एज अ कंपनी यू कंप्लाई विद दीज स्टैंडर्ड्स तो दीज सर्टिफिकेशन मार्क्स कैन बी गिवन। They may be granted to anyone who can certify that their products meet the established standards, right? तो ये याद रखेंगे सर्टिफिकेशन मार्क्स क्या हैं, राइट।
Then I move on to the different types of trademarks. A trademark may be designated by the following symbols. If it is an unregistered trademark, it would be designated by this symbol TM, एक circle में. And if it is a service mark, right, unregistered service marks are given by this symbol. Then they are registered trademarks, right, are एक circle के अंदर. So these are the different symbols for the ट्रेडमार्क्स, राइट. ट्रेडमार्क्स के बाद हम बात करने वाले हैं मेड्रिड एग्रीमेंट, जिसे हम मेड्रिड प्रोटोकॉल भी कहते हैं, ऑफ 1989. सो मेड्रिड प्रोटोकॉल इज एडमिनिस्टर्ड बाय वाइपो. ये क्या इंश्योर करता है? ये एक ऐसा इंटरनेशनल सिस्टम है, अगर मुझे अपनी कंपनी का ट्रेडमार्क रजिस्टर करना है अराउंड द वर्ल्ड इन सम अदर कंट्री, सो दिस agreement, this protocol makes it much easier. So it's an international system for facilitation of registration of trademark in multiple jurisdictions around the world, right? So अगर trademarks को register करना है around the world, so this agreement makes it easier. Right. Now I move on to industrial design. The next IPR is industrial design. Industrial design बहुत important role play करता है किसी भी कंपनी के products को डिज़ाइन करना, devices को, objects को, इन सब के डिज़ाइंस को कहा जाता है the industrial design. So basically it is the professional practice of designing designing products, devices or services. एंड ये फोकस करते हैं स्पेसिफिकली ऑन द फिजिकल अपीयरेंस, फंक्शनैलिटी एंड दे मेक इट अ स्टैंडर्ड फॉर अ कंपनी, राइट. सो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है. जब भी कोई इंडस्ट्रियल डिज़ाइन बनाया जाता है तो कंपनी उसे इंश्योर प्रोटेक्ट कर सकती है ताकि कोई भी अनऑथोराइज्ड उसे यूज ना कर पाए, उस डिज़ाइन को यूज ना कर पाए. सो व्हेन एन इंडस्ट्रियल डिज़ाइन इज प्रोटेक्टेड, द ओनर, दैट इज द कंपनी और द पर्सन, is ensured an exclusive right and protection against the unauthorized copying or imitation of the design by any third party. राइट. सो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और एक बार इंडस्ट्रियल डिज़ाइन को सर्टिफिकेट मिल गया तो जनरली इट इज़ गिवन फॉर 5 years, बट इट कैन बी एक्सटेंडेड टू अ पीरियड ऑफ 15 years. फर्दर रिन्यू किया जा सकता है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन को फॉर अ पीरियड ऑफ 15 years. In India, the industrial designs are protected, governed by the Designs Act 2000. Again, they are regulated by DPIIT, so ये याद रखेंगे आप, ठीक. The Designs Act 2000, it protects, it governs the industrial design in India, right. Now I move on to Hague Agreement. Hague Agreement, it concerns the international deposit of industrial designs, also known as Hague System या Hague Protocol भी कहा जाता है इसको, जो कि मल्टीपल कंट्रीज़ में अपने इंडस्ट्रियल डिज़ाइन को प्रोटेक्ट कराना ईजियर बनाता है विद मिनिमल फॉर्मेलिटीज़. इफ़ अ कंपनी हैज़ टू प्रोटेक्ट its own industrial design and get its industrial design registered in any other country, so उसके लिए है Hague Agreement. Again, it is administered by WIPO, right? Then I move on to the next IPR, that is geographical indication. अब geographical indication क्या है? As the name suggests, ये related है किसी एक particular part of the country, एक particular geographical region of a place, right? So geographical indication is a recognition of goods that have a specific geographical origin and possess qualities or reputation due to that place of origin. और ये GI टैग्स दिए जा सकते हैं टू द फूड स्टफ्स, टू हैंडीक्राफ्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, वाइन एंड स्पिरिट ड्रिंक्स एंड अदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स. इसे थोड़ा और इजी करके समझेंगे. सपोज इफ आई टॉक अबाउट दार्जिलिंग टी. सो दार्जिलिंग टी ये एक GI टैग है जहाँ पर
ओइंग टू दैट पर्टिकुलर प्लेस, दार्जिलिंग, वहाँ के क्लाइमेट, वहाँ के सॉइल, वहाँ के टोपोग्राफी की वजह से उस टी की इम्पॉर्टेंट है, एंड वाइस वर्सा उस टी की वजह से उस जगह की इम्पॉर्टेंस है. सो ये दोनों चीज़ें जोग्राफिकल इंडिकेशन में इंश्योर किया जाता है कि इसे फॉल्सली यूज ना किया जा सके, राइट. सो देयर आर अ नंबर ऑफ GI टैग्स. In India, it is governed by Geographical Indicators of Goods Registration and Protection Act 1999. Again regulated by DPIIT. So ये acts important है, इन्हें ध्यान रखिएगा. सो जोग्राफिकल इंडिकेशन आपको समझ में आ गया. जोग्राफिकल इंडिकेशन किसी भी फूड स्टफ को दिया जा सकता है, किसी पेंटिंग को दिया जा सकता है, किसी हैंडीक्राफ्ट को दिया जा सकता है. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम अपने इंडियन सोसाइटी की बात करें, सो अगर कोई रूरल कोई पेंटिंग कल्चर है, सो उसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, राइट. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो बहुत सारे GI टैग्स अवेलेबल हैं. टिल डेट 365 GI टैग्स आर देयर, एंड द फर्स्ट वन वाज दार्जिलिंग टी. It was the first product that got a GI tag in India in 2004-2005, right? इसके अलावा बहुत सारे हैं. इफ़ आई टॉक अबाउट लखनऊ चिकनकारी, इफ़ आई टॉक अबाउट कोल्हापुरी चप्पल्स, आई टॉक अबाउट महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरीज, या मलिहाबादी दशहरी आम की बात कर लूँ, ठीक. तो दीज आर बनारसी साड़ीज़ की बात कर लूँ. सो दीज आर ऑल GI जोग्राफिकल GI टैग्स जो कि एसोसिएटेड हैं एक पर्टिकुलर रीजन के साथ, राइट. Recently, Kashmiri saffron and black rice of Manipur have also got the GI tag. So list बहुत लंबी है, which will be provided to you in the notes, right? So अभी के लिए आप ये याद रखेंगे कि GI tags क्या हैं, and they are given to specific foodstuffs, handicrafts और किसी जगह की कोई खास बात जो कि associated है उस खास जगह के साथ, right? Now I move on to trade dress. So trade dress क्या है? ये वो फीचर्स हैं जो कि विजुअली या सेंशुअल अपीयरेंस ऑफ अ प्रोडक्ट को मार्क करते हैं, राइट. सो ट्रेड ड्रेस रेफर्स टू द फीचर्स ऑफ विजुअल और सेंशुअल अपीयरेंस ऑफ अ प्रोडक्ट दैट मे इंक्लूड इट्स पैकेजिंग, शेप, combination of colors. It can be registered and protected from being used by certain substandard companies, right? So बहुत ही easy सी example ये है कि if I see a purple and a golden chocolate, I get to know this is a Cadbury's chocolate, right? So color combination, किसी bottle की shape या कुछ specific packaging, वो सब आता है in the trade dress. So इसके अंदर कलर, पैकेजिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, दे फॉर्म द ट्रेड ड्रेस ऑफ अ स्पेसिफिक कंपनी. और ट्रेड ड्रेस प्रोटेक्शन इसलिए इंश्योर करनी है ताकि फेक कंपनी से प्रोटेक्ट किया जा सके और कोई भी कंज्यूमर किसी सब स्टैंडर्ड कंपनी का सामान इस वजह से ना ले ले कि उसकी रिजेम्बलेंस एक ओरिजिनल वन से है, राइट. सो द ट्रेड ड्रेस प्रोटेक्शन इज इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स फ्रॉम पैकेजिंग और अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स दैट आर डिजाइंड टू इमिटेट अदर प्रोडक्ट्स. ठीक जी. To prevent a consumer from buying one product under the belief that it is another. So trade dress is very important और later sooner हम चीज़ों को recognize करना शुरू करते हैं because of the trademarks and trade dress, right? So एक छोटा सा एग्जाम्पल देके बताती हूँ. वी आर लुकिंग एट अ बॉटल ऑफ कोका कोला और इसमें बहुत सारे IPRs इन्वॉल्व हैं, स्टार्टिंग विद द पेटेंट इन द कैप डिज़ाइन, देन आई टॉक अबाउट द ट्रेडमार्क इन लोगो, copyright of the text on the label, and then the trade dress, उसका अपना color है, and design patent covering bottle shape, then there is trade secret, again the formula. So एक company का product, it consists of a number of IPRs, be it patent, be it trade dress, ट्रेड सीक्रेट, सो कॉपीराइट, ये सब IPRs इंपॉर्टेंट हैं एक कंपनी के प्रोडक्ट को वेल एस्टैब्लिश कराने के लिए और उसे प्रोटेक्ट किया जाता है, राइट, फ्रॉम द सब स्टैंडर्ड कंपनीज, ताकि और उसे अनऑथोराइज्ड यूजर्स ना हो उसकी. देन आई टॉक अबाउट द प्लांट वराइटीज़. अब प्लांट वराइटीज़ कहाँ इंपॉर्टेंट है? बेसिकली प्लांट वराइटीज़ को भी प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि उनको गलत तरीके से यूज़ ना किया जा सके,
right? So plant varieties refers to the protection granted for certain specific plants. These rights are given to the farmers and the plant breeders to encourage the development of new varieties of plants. न्यू वैरायटीज बनाई जाएं, बट उन प्लांट वैरायटीज को प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी है, राइट? सो इन इंडिया इट इज़ गवर्न्ड बाय द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001. अब प्लांट वैरायटीज को थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेके पढ़ते हैं, राइट? इफ आई टॉक अबाउट टर्मरिक इज बिंग यूज्ड फ्रॉम द टाइम्स इमेमोरियल. अगर हम अपनी इंडियन सोसाइटी की बात करें, सो इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल ये है कि इन 1995 द यूएस पेटेंट ऑफिस ग्रांटेड अ क्लेम मेड बाय 2 साइंटिस्ट. और उन्होंने क्या कहा कि अगर हम ट्यूमरिक पाउडर, हमने एक इन्वेंशन की है कि ट्यूमरिक पाउडर को अगर हम किसी स्पेसिफिक चोट पर लगाएं, चाहे ओरल इनटेक करें, सो इट हैज़ गॉट हीलिंग प्रॉपर्टीज़. और यूएस पेटेंट ऑफिस ने इसके लिए क्या ग्रांट किया? उन्हें पेटेंट ग्रांट किया. बट दिस वाज चैलेंज्ड बाय CSIR, जिसने ये प्रूफ किया कि हमारी इंडियन सोसाइटी में फ्रॉम द टाइम्स इमेमोरियल हम लोग हल्दी का यूज़ करते आ रहे हैं टू क्योर द एलमेंट्स, राइट? सो टर्मरिक वहाँ का पेटेंट नहीं है, राइट? सो पेटेंट वॉज इमीडिएटली, सो इट वॉज द यूएस पेटेंट ऑफिस री-एग्जामिन्ड द क्लेम एंड स्टेटेड दैट इट लैक्स नोवेल्टी, ये कोई नई चीज़ नहीं है, एंड हेंस इट रीवोक्ड द पेटेंट. सो प्लांट्स की उतनी ही इंपॉर्टेंट है. ऐसा ही एक एग्जाम्पल है नीम का. सो नीम को हम बहुत टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं एज एन इंसेक्टिसाइड, राइट? अब नीम को एज अ पेस्टिसाइड यूएस और कुछ यूरोपियन नेशंस ने यूज़ करना शुरू किया. दे क्लेम्ड कि हमारा ये पेटेंट है, राइट? वी हैव डिस्कवर्ड दीज प्रॉपर्टीज़. सो उनके पेटेंट्स में से कुछ एग्जैक्टली आउट ऑफ दोज 80 पेटेंट्स 48 पेटेंट्स का ओरिजिन क्या है? इंडिया का है. बट वी कुड नॉट क्लेम दैट. सो इम्पॉर्टेंट है प्लांट वैरायटीज़ को भी प्रोटेक्ट करना. ठीक जी. सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाई डू वी नीड टू प्रोटेक्ट द प्लांट वैरायटीज़. Now I move on to India and IPR. इंडिया में IPR कितना इंपॉर्टेंट है और उसके लिए हम क्या करें? सो वी हैव गॉट आवर ओन नेशनल पॉलिसी ऑन IPR. इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ WIPO एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, और साथ ही साथ ये सभी बाकी कन्वेंशंस के रूल्स को फॉलो करता है. इट इज़ इन फुल कंप्लायंस विद ट्रिप्स एंड इट इज़ मेंबर ऑफ द डिफरेंट WIPO एडमिनिस्टर्ड इंटरनेशनल ट्रीटीज़. जैसे हमने बात की मार्किस ट्रीटी की, हेग एग्रीमेंट की, पेरिस कन्वेंशन, बर्न कन्वेंशन. इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ ऑल सच कन्वेंशंस एंड ट्रीटीज़, राइट? बट इंडिया 2 इम्पॉर्टेंट ट्रीटीज़ का मेंबर आज भी नहीं है, विच आर द पेटेंट लॉ ट्रीटी एंड सिंगापुर ट्रीटी ऑन द लॉ ऑफ ट्रेडमार्क्स, right? So India is not a signatory to both of these treaties. Apart from these, WIPO की सभी treaties में India is a signatory member, right? And it complies fully with those treaties and conventions. Then we have got our national IPR policy which was adopted in 2016 and हमारे पास, मैंने अभी भी बात की, फिर दोबारा बताती हूँ, द नोडल एजेंसी दैट इज़ द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये एक नोडल एजेंसी है विच हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट, गाइड एंड ओवरसी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IPRs in India. And it aims to incorporate and adapt global best practices to the Indian scenario, ताकि इंडिया इंटरनेशनल लेवल पर भी इंडिया जो है उसकी रैंकिंग बढ़े. कहाँ रैंकिंग बढ़े उसके बारे में भी हम बात करेंगे. देन हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है हमारी अपनी नेशनल IPR पॉलिसी से? फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू मेक पीपल अवेयर ऑफ IPR. अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है. जनरेशन ऑफ IPRs के लिए लोगों को मोटिवेट करना, कंपनीज को मोटिवेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, विच विल इंश्योर, एज आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट पार्ट, विच विल इंश्योर इकोनॉमिक ग्रोथ भी इंश्योर होगी और इनोवेशन को भी बढ़ावा दिया जाएगा. सो लीगल एंड लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया गया है. देन administration and management, and to strengthen all the services oriented IPR administration, commercialization important हो, and most important ये सभी जितने भी हमारे IPRs हैं उनको properly
एडमिनिस्टर्ड किया जाए, प्रॉपरली यूज़ किया जाए, उसको ध्यान रखना भी इज़ अंडर द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस IPR पॉलिसी, नेशनल IPR पॉलिसी 2016, राइट. बट स्टिल देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो, भी बहुत काम करना बाकी है, राइट. अचीवमेंट्स क्या हैं इस IPR पॉलिसी की? आर रैंकिंग हैज़ इम्प्रूव्ड in the GII, that is Global Innovation Index, which is issued by US, तो उसमें हमारी रैंकिंग इम्प्रूव हुई है. Then patent filings increase हुए हैं, their percentage has increased, trademark filing has been increased, and there's a drastic reduction in the pendency of IP applications. So ये सब achievements हैं हमारे IPR पॉलिसी की. बट हमारी रैंकिंग अभी भी लो है. आउट ऑफ द 53 नेशंस अभी भी वी आर रैंक्ड 40th. सो स्टिल देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो. हमें अभी भी इंश्योर करना पड़ेगा. नंबर ऑफ कंट्रीज डू नॉट लाइक रियली कंप्लाई विद द फैक्ट दैट हम IPRs को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं. आज भी हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं. दे डोंट ट्रस्ट, बट सो अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव टू बी डन. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारे इंडिया का अपना आत्मनिर्भर प्रोग्राम मेक इन इंडिया या स्टार्टअप इंडिया की बात करूँ, सो अगर हम इन IPRs को प्रॉपरली इन्फोर्स करेंगे, दैट वुड श्योरली हेल्प आवर इकोनॉमी टू बूस्ट अप. सो हमारी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए भी IPR में अभी बहुत काम करना बाकी है, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द IPRs. आई विल सी यू अगेन. अंटिल देन, बाय. हाय, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. और अगर आप UPSC 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए. कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी. नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर.